हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी कहते हैं और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज भी कहते हैं। तो दिस कोर्स स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू कवर ऑल द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या है और ये सब टर्म्स में जो यूज कर रहा हूँ पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट बेसिकली हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, देखिए। तो इससे जानने से पहले हम बेसिक टर्म जो होता है वो देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक होता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज और दूसरा होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज। तो पहले तो आप ये समझेंगे कि मैकेनिक्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैकेनिक इज दैट एरिया ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट। कोई भी फिजिकल बॉडी जब फोर्स उस पे फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट एक्ट करते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है उसकी उसी के स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज क्या होती है, बेसिकली जिनको माना जाता है कि कोई भी डिफॉर्मेशन जिनमें अकर नहीं कर रहा है। तो ये बॉडीज क्या होती हैं कि इनमें अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन क्या जीरो रहेगा या इतना नेग्लिजिबल रहेगा कि इन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाए। तो हमारा जो एरिया ऑफ कंसिडरेशन है कोर्स का वो है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज। तो देखिए क्या होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरनल इफेक्ट्स एंड डिफॉर्मेशन, स्टडी ऑफ इंटरनल इफेक्ट्स एंड डिफॉर्मेशन दैट आर कॉज्ड बाय अप्लाइड लोड्स। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल इफेक्ट्स एंड डिफॉर्मेशन दैट आर कॉज्ड बाय अप्लाइड लोड। आप किसी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं तो उसकी जो डिफॉर्मेशन हो रहा है और इंटरनल इफेक्ट्स अगर कर रहे हैं उन्हीं की स्टडी को हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज। देखिए, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी आपने 12th क्लास के टाइम पढ़ा होगा जब आप रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते थे और ये सब चीजें पढ़ते थे। उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कोई रिजिड बॉडी पे फोर्स की वजह से जो भी उसके मोशंस और काइनेमेटिक्स डायनामिक्स की स्टडी होती है उसको हम करते हैं। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या है, कोई रिजिड बॉडी है इसमें डिफॉर्मेशन तो हो नहीं रहा तो कोई स्ट्रेस आएगा नहीं, आप इसमें फोर्स लगाएंगे और फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन जनरली पढ़ते थे। लेकिन मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज में क्या है कि इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, तो उन्हीं द स्टडी ऑफ इंटरनल इफेक्ट्स एंड डिफॉर्मेशन दैट आर कॉज्ड बाय अप्लाइड लोड, दिस इज द बेसिक थीम ऑफ मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज में फिर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है सॉलिड मैकेनिक्स, दूसरा होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये दोनों ही चीज हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। तो पहले अभी हमारा सब्जेक्ट जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जो कि सॉलिड मैकेनिक्स है। देखिए, सॉलिड मैकेनिक्स में बेसिकली फिर इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं और बाकी अलग मटेरियल होते हैं जैसे विस्कोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक एक्सेट्रा। तो हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इलास्टिक मटेरियल पढ़ते हैं। इलास्टिक मटेरियल देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी मटेरियल पे लोडिंग लगाए तो उस पर डिफॉर्मेशन अगर करेगा। अगर आपने लोडिंग हटा दी अप टू ए सर्टेन पॉइंट तक, आपने अगर लोडिंग हटा दी उससे पहले तक, तो आपका जो मेंबर होगा या फिर जो भी स्ट्रक्चर होगा वो अपना ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा दोबारा से। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं या ऐसे बार्स को या ऐसे मेंबर्स को हम बोलते हैं इलास्टिक मेंबर्स या मटेरियल्स। तो इलास्टिक मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर इलास्टिक। लीनियर इलास्टिक क्या होते हैं, जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन या लोड डिफॉर्मेशन रिलेशनशिप जो होता है वो लीनियर होता है, तो उन्हें हम लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं, इलास्टिक सॉलिड्स कहते हैं। हमारा बेसिकली जो एरिया ऑफ फोकस रहेगा वो लीनियर इलास्टिक सॉलिड रहेगा इस चैप्टर में। तो क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि लीनियर रिलेशन से हमारा एनालिसिस सिंप्लीफाइड हो जाता है। ठीक है, और स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब क्या टर्म्स में यूज कर रहा हूं ये हम इस सब्जेक्ट्स में भी आगे अच्छे से इसी कोर्स में सीखेंगे। तो देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वैसे होती क्या है बेसिकली। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड एन अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड एन अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और फेलियर जब होता है तो क्या होता है, बहुत सब्सटेंशियल डिस्प्लेसमेंट डिफॉर्मेशन होते हैं स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर अपना इंटेंडेड पर्पस होता है वो मीट नहीं कर पाता है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ वो है कि वो अप्लाइड लोड के इफेक्ट के अंदर में अपना जो रिस्पेक्टिव फंक्शन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके। जब उसमें फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर वो क्या उसका इंटेंडेड पर्पस नहीं मीट कर पाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड एन अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड जो मैंने अभी आपको बताया, रिजिड मटेरियल और डिफॉर्मेबल मटेरियल। टू टाइप सॉलिड मटेरियल होते हैं, पहला होता है रिजिड, दूसरा होता है डिफॉर्मेबल। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मैंने आपको बता दी है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं। देखिए, रिजिड बॉडी इज ए सॉलिड बॉडी
in which deformation is zero or so small that it can be neglected. It is either zero or so small that it can be neglected. ठीक है, और डिफॉर्मेबल मटेरियल क्या होते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी मटेरियल्स आर दोज which undergo deformation when subjected to forces under restraint conditions. ठीक है, नीचे फिर लिखा हुआ है कि परफेक्ट रिजिड बॉडी इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. ठीक है, बट वी यूज इट टू सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम्स. परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या है? एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट वी यूज इट टू सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम्स. ठीक है, अगर आप नहीं ले करोगे थोड़ी थोड़ी चीजें तो आपके लिए एनालिसिस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. तो बेसिकली हम कभी कभी क्या होता है कि अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए परफेक्टली रिजिड मान लेते हैं. ठीक है, तो अभी आपने वहां पे सुना था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर होता है, उन्हें हम लीनियर इलास्टिक सॉलिड कहते हैं. तो बेसिकली अब हमारा पर्पस होता है कि समझना कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये पूरे सब्जेक्ट के दौरान यूज होगी. तो इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो देखिए पहले स्ट्रेस समझिए आता कैसे है. व्हेन एनी फोर्स डिफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू सॉलिड बॉडी. ठीक है, कोई भी सॉलिड बॉडी हो उस पर कोई फोर्स या डिफॉर्मेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज फुल्ली और पार्शियली रिस्ट्रेंड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे. When any force deformation is applied to the solid body that is fully or partially restrained, stresses will develop inside it. ठीक है, अगर कोई भी बॉडी पार्शियली या फुली रिस्ट्रेन्ड है और उस पर आप फोर्स या डिफॉर्मेशन अगर कर रहे हैं, जैसे अगर रिस्ट्रेन्ड नहीं होगी तो क्या होगी, आप फोर्स और डिफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो मूव कर जाएगी. अगर लेकिन वो पार्शियली और फुली रिस्ट्रेन्ड है तो अगर आप उस पर कोई फोर्स और डिफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेस उसमें जनरेट होगा. ठीक है, ये बेसिकली कॉज ऑफ स्ट्रेस है. स्ट्रेस मतलब क्या होता है? तनाव. ठीक है, इसके हम मैथमेटिकल एनालिसिस अभी करते हैं. इससे पहले एक चीज दिमाग में रखिए, लिखा है कीप इन माइंड दैट स्ट्रेसेस विल ओनली डेवलप व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मेशन. जब अप्लाइड फोर्स के प्रति कोई रेजिस्टेंस होगा तभी स्ट्रेस जनरेट होगा. मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसे हम एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी पड़ी हुई है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और मैंने क्या किया, मैंने यहां से इस पे फोर्स ऐसे करके पी फोर्स कुछ लगा दिया. अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो बॉडी प्लेन जो है, जैसे सरफेस जो आपको दिख रहा है, ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस है. ये वाला पूरा सरफेस जो है ये क्या है, ये सरफेस पूरा फ्रिक्शनलेस है. अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ पे बॉडी को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा. अगर आप इसमें फोर्स ऐसे लगाओगे तो बॉडी ऐसे मूव करने लग जाएगी. तो इसमें क्या स्ट्रेस जनरेट हो पाएगा? सोच के देखिए, अभी आपको बताया गया जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा बॉडी में उस फोर्स और डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, तब तक उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा. ठीक है, आगे देखिए, अगर यहीं पे यहाँ पे एक फिक्स्ड सपोर्ट होता, फिक्स्ड वॉल टाइप कुछ होता, जहां पे ये अगर आपने यहाँ फोर्स लगाया पी और ये इधर नहीं जा सकता, दिख रहा है ना आपको, आपने ये फोर्स पी लगाया, ठीक है, लेकिन इस फोर्स पी के लगाने की वजह से ये यहाँ नहीं जा पा रहा है. तो क्या होगा, अब यहाँ से रुका हुआ है, आपने यहाँ से फोर्स लगाया, अब ऐसे बॉडी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है. ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या, ये आप किसी चीज को बाहर से दबाओगे तो अंदर से वो क्या होगा, फैलना चाहेगा. ठीक है, तो ये बॉडी क्या हो रही है, आपने कंप्रेस किया तो इसके अंदर अंदर तनाव आ रहा है. ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस. अब इसे मैथमेटिकल टर्म से समझते हैं. देखिए क्या है स्ट्रेस, क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. किसी भी सरफेस पे जो भी रेजिस्टिंग फोर्स, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है रेजिस्टिंग फोर्स, नॉट फोर्स ओनली, क्योंकि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस नहीं हो जाएगा. स्ट्रेस इज ऑलवेज व्हाट, रेजिस्टिंग फोर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. ठीक है, स्ट्रेस इज व्हाट, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. देखिए फोर्स है आपका रेजिस्टिंग फोर्स, यहाँ पे एक मेंबर आपने ले लिया, तो यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो उसको कंप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपने इसको बी से कट किया तो इसके अंदर का तनाव आपको दिखेगा, क्योंकि आप इसे इधर से दबा रहे हैं तो ये इसका रिएक्शन इधर से आएगा न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग. इसे बैलेंस रखना है अगर तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का इक्विलिब्रियम करेंगे तो यहाँ फोर्स अगर एफ लग रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स इतना ही लगेगा. और ये सिग्मा बेसिकली होगा क्या, ये सिग्मा होगा फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि इसे इतना ही फोर्स रेस्ट करना है. क्योंकि अगर ये मूव कर जाता तो इसे रेस्ट ना करना होता, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों तरफ से रुका हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया. जनरली हम स्ट्रेस को क्या होता है मैक्सिमम टाइम सिग्मा से डिनोट करते हैं. ठीक है, और स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी आप समझ सकते हैं. फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन. एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर या एमएम स्क्वायर. तो ये होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट यही होती है. जनरली हम यूज करते हैं क्या, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी डिपेंड करता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है. ठीक है, तो यही जनरली इसकी यूनिट होती है, फोर्स अपॉन एरिया. अब हम ये समझते हैं स्ट्रेस क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सब बताया गया है. देखिए जैसे ये कोई हमारे पास एक प्लेन है, तो यहाँ पे कितने तरीके का स्ट्रेस आ सकता है, सोच के बताइए.
एक स्ट्रेस जो होगा जो इस प्लेन के नॉर्मल आएगा इस तरह, ठीक है, एक स्ट्रेस ये होगा, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे, क्योंकि ये प्लेन क्या है, नॉर्मल है। और दूसरा स्ट्रेस कैसा हो सकता है, अलोंग द प्लेन हो सकता है क्या, ये देख रहे हैं, ये एक मटेरियल, ये एक बॉडी है, आप क्या हो सकता है, स्ट्रेस आप यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं तो ये अलोंग द प्लेन स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ये वाला जो परपेंडिकुलर टू प्लेन लगता है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, अलोंग द प्लेन जो स्ट्रेस लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। वही यहाँ पे बताया गया है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस विच आर एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस क्या है, दीज आर स्ट्रेसेस विच आर एक्टिंग अलोंग द प्लेन, तो इसे कहते हैं हम शियर स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक बना के दिखाया गया है, इसमें ये वाला क्या है, इसमें ये वाला जो मटेरियल ये वाला है ये नॉर्मल टू द प्लेन लग रहा है, जिसे क्या कहेंगे हम, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। और ये वाला स्ट्रेस क्या है, ये वाला अलोंग द प्लेन लग रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया कंप्लीमेंट्री नेचर ऑफ शियर स्ट्रेस, एक टॉपिक दिया गया, क्योंकि आपने शियर स्ट्रेस पढ़ लिया। अब बेसिकली शियर स्ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है जो कि आप भी आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको यहीं पे जान लेना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ शियर स्ट्रेस ये क्या होता है बेसिकली, आइए हम इसको पहले डिराइव करके समझते हैं। ऐसे मैं कुछ भी ऐसे ग्रांटेड आपको नहीं बताऊंगा, आप इस चीज समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए कोई भी अगर मैंने एक एलिमेंट ये कट किया है, ये क्यूब का एलिमेंट जो आपको दिख रहा है, मैंने एक कट किया है स्ट्रक्चर में, किसी एक पॉइंट है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम जनरल कंडीशन में एज्यूम करते हैं कि हर फेस पे कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस रहा होगा, ठीक है। तो हमने एक रिस्पेक्टिव डायरेक्शन भी दे दी, ये वाले को हमने τ1 दे दिया ऐसे, इधर हमने दे दिया क्या, इधर हमने दे दिया τ1 इस तरह से, इधर हमने ये दे दिया τ2 इस फेस पे, इधर वाले फेस पे क्या दे दिया, τ3 दे दिया क्या, इधर वाले फेस पे कितना लग रहा है, τ4। ये बेसिकली क्या है, हमारे शियर स्ट्रेस लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो और ये जो एलिमेंट हमने कट किया है इसका ये डायमेंशन दिया हुआ, ये डेल्टा जेड डायमेंशन है, ये वाली डायमेंशन जो क्या है डेल्टा एक्स है, ये वाली डायमेंशन क्या है डेल्टा वाई है। तो हमारे पास अब क्या होता है, हमारे पास किसी भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है किसी भी चीज में, तीन होती है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट। किसी भी 2D प्लेन के लिए हमने प्लेन, ये जो हमने एलिमेंट लिया इसके हम प्लेन की स्टडी केवल कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं आपको इसके मैंने आउट ऑफ द प्लेन में कोई भी स्ट्रेस कंसीडर नहीं किया है, केवल इसके जो इस प्लेन पे है, देख रहे हैं आप इस वाले प्लेन पे जो है वो स्ट्रेस मैंने कंसीडर किए हैं। तो देखिए इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 करते हैं, या समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कहने से क्या मतलब है, एक्सिस जब हम कोऑर्डिनेट दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 करते हैं पहले हम, ये दिख रहा है ना एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर τ2 लग रहा है क्या, ये देखिए ऊपर τ2 लग रहा है, नीचे τ4 लग रहा है। τ2 τ4 क्या है, ये शियर स्ट्रेस है क्या, जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा दिखा रहे थे, वैसे हम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिखाते हैं, टाउ दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने बताई नहीं आपको, यहाँ पे सिग्मा को स्ट्रेस से डिनोट कर रहे थे हम, जनरली क्या होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट करने के लिए हम दिखाते हैं, जब हमें शियर स्ट्रेस दिखाना होता है तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, जब हम समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, देखिए τ2 क्या है, ये तो स्ट्रेस है, फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, क्या, क्योंकि अभी आपने पढ़ा स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स निकालना है तो क्या करोगे, स्ट्रेस में एरिया का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना कितना होगा ये एरिया, देख के समझ के बताइए, ये एरिया ऊपर भी है, एरिया नीचे भी है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, दिख रहा है सबको, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड, ये लेंथ डेल्टा एक्स है, ये लेंथ डेल्टा जेड है, ये वाली, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, τ2 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड, ये हो जाएगा आपका फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जो ऊपर वाले पे। नीचे वाले पे कितना लग रहा है, नीचे देखिए ऊपर ऐसे डायरेक्शन लिया है, नीचे हमने ऐसे डायरेक्शन लिया है। अच्छा हमने डायरेक्शन कुछ भी एज्यूम कर लिया, अगर डायरेक्शन के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं आता तो मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वो सही है, अदरवाइज नेगेटिव वो उल्टा होता। तो माइनस τ4 पे कितने एरिया पे τ4 लग रहा है, वो भी उतनी एरिया पे लग रहा है, तो इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का ये सेम है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, τ2 माइनस τ4 इक्वल टू 0, उधर ले गए तो क्या हमें मिल गया एक रिलेशनशिप कि τ2 इक्वल टू क्या है, τ4 है क्या मैग्नीट्यूड में, हमें मिल गया कि τ2 और τ4 जो है क्या है वो बराबर है, क्योंकि हमने विद साइन ले लिया था यहाँ पे डायरेक्शन, तो τ2 इक्वल टू τ4 आ गया। सिमिलर केस हम करते हैं इसके लिए, फोर्स समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0 करते हैं। y डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ये एक प्लेन है क्या,
एक प्लेन पे ये लग रहा है और दूसरा ऐसे पीछे है, ठीक है, इन दोनों प्लेन पे लग रहा है। इधर टाउ वन लग रहा है कितना एरिया में लग रहा है, डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई, क्या टाउ वन कितने एरिया में लग रहा है, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, ठीक, डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। और टाउ थ्री कितने पे लग रहा है, -7 होगी, टाउ वन ऊपर लिया हमने, टाउ थ्री नीचे लिया है, टाउ थ्री इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां भी देखिए डेल्टा जेड डेल्टा वाई बराबर है, कट जाएंगे दोनों, तो बचेगा क्या, टाउ वन इक्वल टू टाउ थ्री, यहां से मिल जाएगा, टाउ वन माइनस टाउ थ्री इक्वल टू 0 आएगा, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ वन इक्वल टू टाउ थ्री। तो हमें यहां से क्या मिल गया कि ये दोनों जो अपोजिट साइड्स पे जो शेयर स्ट्रेस लग रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के उल्टी है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं O, ठीक है, यहां मैंने एक O पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक, ये एलिमेंट पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट दिस O पॉइंट 0 कर देते हैं। देखिए टाउ फोर और टाउ वन का तो कोई मूवमेंट आएगा नहीं, क्योंकि अगर देखिए इस क्यूब के इस पॉइंट पे टाउ वन और टाउ फोर जो फोर्स लगाएगा उसके डिस्टेंस इससे कितनी है, 0 है, तो मूवमेंट तो कुछ आएगा नहीं। मूवमेंट किसकी वजह से आएगा, एक टाउ टू की वजह से आएगा, एक टाउ थ्री की वजह से आएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं रिलेशन। देखिए टाउ टू कितने एरिया में लग रहा है, टाउ टू लग रहा है इस ऊपर वाले एरिया में, जो क्या है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड है क्या, लेकिन ये फोर्स जो इस प्लेन पे लग रहा है इसका O पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये डेल्टा वाई डिस्टेंस पे लग रहा है क्या, देखिए यही डिस्टेंस है क्या इसकी O पॉइंट से, तो ये क्या हो जाएगा इंटू डेल्टा वाई। अब ये फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स टाउ थ्री की वजह से लग रहा है क्या, लेकिन देखिए O पॉइंट जो है यहाँ पे टाउ वन इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, लेकिन टाउ थ्री के नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे की तरफ क्या O पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा, तो मतलब निगेटिव साइन रहेगा। तो माइनस टाउ थ्री कितने एरिया में लग रहा है ये बताइए आप, टाउ थ्री लग रहा है डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड वाले एरिया में, ठीक, डेल्टा टाउ थ्री लग रहा है डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड वाले एरिया में, ठीक। लेकिन देखिए इस फोर्स की डिस्टेंस कितनी O पॉइंट से, डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, क्या दिख रहा है ना आपको ये चीज, तो ये कितना हो जाएगा, ये इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा मूवमेंट। अब मूवमेंट का समेशन 0 होना चाहिए, लेकिन अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, यहाँ क्या टर्म है, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड डेल्टा वाई, यहाँ क्या है डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, मतलब सारे टर्म सेम है क्या, तो यहाँ से टाउ टू माइनस टाउ थ्री इक्वल टू 0 आएगा, अगर ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कॉमन ले लेते हैं तो बेसिकली हमें मिल क्या जाता है, टाउ टू इक्वल टू टाउ थ्री। अब समझने की कोशिश करें, देखिए टाउ वन टाउ थ्री के बराबर है और टाउ थ्री क्या है, टाउ टू के बराबर है, और टाउ टू टाउ फोर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टाउ वन इक्वल टू टाउ टू इक्वल टू टाउ थ्री इक्वल टू टाउ फोर, ये सारे जो शेयर स्ट्रेस हैं ये मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर हैं, समझ रहे हैं आप। बस इनका क्या है, डायरेक्शन जो अपोजिट फेजेस पे एक दूसरे से उल्टा है, और जो एडजेसेंट प्लेन्स हैं। और ये हम बात कब कर रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन कब वैलिड थी, जब ये प्लेन 90 डिग्री पे था, क्योंकि हमने क्यूब लिया तो 90 डिग्री हो गई, ठीक है। तो हम आइए इसी को वर्ड्स के टर्म में लिखते हैं, हमने सीखा क्या, देखिए सो फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट shear stress on opposite phase are equal but opposite in direction, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, समझ गए आप क्या मैंने बोला, shear stress on opposite phases are equal, समझ रहे हैं आप। एंड ये अभी आगे बहुत बार आएगा, बट इसको मैं एम्फेसिस ना इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो फंडामेंटल चीजें आपको एक क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने डिराइव करके आपको दिखाया कि अपोजिट फेजेस में shear stress क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये दोनों टर्म्स को आप बेसिकली भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला कंक्लूजन हमारा क्या निकला था, क्योंकि सारे स्ट्रेस बराबर थे तो क्या लिखा है, शेयर स्ट्रेस ऑन एडजेसेंट परपेंडिकुलर, ये बहुत परपेंडिकुलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन का हमने देखा कि 90 डिग्री था वो, इसीलिए परपेंडिकुलर प्लेन्स की प्रॉपर्टी रही हुई है, शेयर स्ट्रेस ऑन एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स आर इक्वल, ठीक है, एंड दे आर डायरेक्टेड इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ देम आइदर पॉइंट टुवर्ड्स ईच अदर और दे पॉइंट अवे फ्रॉम ईच अदर, समझ रहे हैं। shear stress on adjacent perpendicular plane क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड दे आर डायरेक्टेड आइदर टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर। मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को समझिए, देखिए सारे स्ट्रेस तो बराबर थे, एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन पे क्या होंगे, या तो देखिए जैसे एक दूसरे को तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये ऐसे डायरेक्शन है, या क्या कह रहे हैं ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्या ये दोनों को अगर आप देखिए, इन दोनों को देखेंगे तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शेयर स्ट्रेस जो क्या होता है एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, एंड डायरेक्शन क्या होती है, आइदर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर आइदर अवे फ्रॉम ईच अदर।
तो ये जनरली इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेसिकली हमने पढ़ लिया स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। अभी 2D का मैंने वहां पे दिखाया था आपको प्लेन, तो आपको बोला कि 2D प्लेन में क्या होगा कि बाहर तरफ कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा होगा, इसलिए वो प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं। तो उसी तरह हम अभी पहले देख लेते हैं कि 2D सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, अंडर 2D सेक्शन वी हैव 3 इंटरनल फोर्सेस नेमली Fx, Fy, Mz। अच्छा, 2D क्या हो गया, 2D प्लेन और 3D प्लेन का मतलब क्या है यहाँ समझ रहे हैं। जब हम 2D सेक्शन की बात करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, एनालिसिस के केवल एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, और जब हम 3D की बात करते हैं तो हम उसकी थर्ड डायमेंशन जो कि डेल्टा मतलब जेड एक्सिस है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो ये कह रहा है कि 2D सेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, Fx, Fy और Mz। यहाँ पे इससे दिखाने की कोशिश की कि ये सेक्शन था कोई, ये 2D क्या होता है, प्लेन लैमिना होगा, इसको इसने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट करने पे इसे क्या दिखा, एक फोर्स दिखा क्या कहते हैं, एक फोर्स दिखा जो कि क्या है, जो कि प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है आपको, एक फोर्स ये वाला दिखा जो प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा है इस तरह, और दूसरा फोर्स दिखा जो क्या लग रहा है, अलोंग द प्लेन लग रहा है, क्या ऐसे देख रहे हैं, अलोंग द प्लेन लग रहा है, और तीसरा क्या दिखा, उस प्लेन पे ऐसे मूवमेंट लग रहा है। ठीक है, तो ये 3 आपको इंटरनल फोर्सेस एनालाइज किए, कैसे हुए देखे। जैसे यही कोई सेक्शन था, इसे मैंने यहां से कट किया, यहां पे जब मैंने कट किया एक फोर्स क्या आएगा, इस प्लेन के अंदर जाता हुआ आएगा, एक क्या होगा इसके जो एक वो क्या देगा, जो अंदर जाता हो जाएगा वो क्या देगा, नॉर्मल स्ट्रेस, एक जो होगा अलोंग द प्लेन देगा वो क्या देगा, शियर स्ट्रेस, और एक क्या होगा, एक मूवमेंट लग रहा होगा क्या इसी प्लेन पे, क्योंकि इसी प्लेन में लग सकता है, इस प्लेन लेमिना वाले प्लेन पे ही, तो ऐसे मूवमेंट लग सकता है, क्या है, यही 3 फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं 2D सेक्शन में, तो वही इसमें दिखाया गया है। अच्छा, अब 3D सेक्शन में क्या होता है, वी हैव 6 इंटरनल फोर्सेस नेमली Fx, Fy और Fz, और सिमिलरली Mx, My और Mz। इसमें बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं, 3D सेक्शन में एक थर्ड डायमेंशन और प्लेन लेमिना क्या होता है, केवल XY एक्सिस में रहता है। 3D सेक्शन में क्या होता है, हमें तीसरी एक्सिस भी लेनी पड़ती है, जेड एक्सिस हमने और ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोर्सेस कितने आते हैं, देखिए क्या क्या पहले से था, ये समझने की कोशिश करिए। पहले से क्या था, पहले से देखिए Fx तो पहले से ही था वहां पे, ठीक है, ये Fx तो पहले से ही था, Fy भी था पहले से ही, ये अलोंग द प्लेन नॉर्मल प्लेन पहले से ही था वहां पे, और Mz भी लग ही रहा था, जो प्लेन में लग रहा था ऐसे, ठीक है, Mz भी था। ठीक है, अब आ क्या गया, एक नई डायमेंशन आ गई, क्या, Fz, ये बढ़ गया है, और क्या, अगर आप तीनों प्लेन कंसीडर कर रहे हैं तो अभी प्लेन लेमिना के फील्ड में आप मूवमेंट ले रहे थे, अब क्या लेंगे आप, ऐसे भी जैसे ये बॉडी है तो इस पे ऐसे कितना मूवमेंट लग रहा है ये भी आप कंसीडर करेंगे, तो ये कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो जाएगा। क्या, देखिए मूवमेंट को बेसिकली समझिए, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड होती है। मूवमेंट जैसे इसमें ऐसे लग रहा है, ऐसे अगर मूवमेंट लग रहा है, ऐसे मूवमेंट लग रहा है, तो हम राइट हैंड का जो कर्ल फिंगर्स होगा उसे मूवमेंट की डायरेक्शन दे देंगे, और जो थंब होगा वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। जैसे अगर मूवमेंट ऐसे लग रहा है तो मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, जेड एक्सिस के अलोंग हो गई, ये अगर थंब ऐसे, और अगर मूवमेंट हमारा क्या अगर ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे अगर लगाएंगे तो मूवमेंट कर्ल ऐसे हुआ, फिंगर ऊपर की डायरेक्शन दे रहा है, तो क्या वाई डायरेक्शन बता रहा है क्या, तो उसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन। ये बेसिकली राइट हैंड थंब रूल है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलरली एक मूवमेंट क्या लगेगा, एक ऐसे लग गया और एक ऐसे भी लगेगा क्या सरफेस के, उससे हम क्या कहेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स के, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मूवमेंट हो जाएगा mx। तो आपने देख लिया कि 3D में कौन कौन से फोर्सेस आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई 2D सेक्शन होगा तो अगर हम उसे कट करेंगे उसमें हमें 2 इंटरनल फोर्सेस मिलेंगे, कौन से, Fx, Fy और Mz। अगर कोई 3D सेक्शन होगा उसे हम कट करेंगे तो हमें कितने फोर्सेस मिल जाएंगे, Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz। ठीक, बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ सिखा दी जा रही है, क्योंकि इन सब चीजों का काम आगे पड़ता रहेगा। ठीक है, अब आपने देख लिया कितने तरह के फोर्स हो सकते हैं। अब देखते हैं आप स्ट्रेसेस इन जनरल लोडिंग कंडीशन, किसी जनरल लोडिंग कंडीशन में किसी भी एक, अगर आप किसी भी मेंबर से एक क्या कहते हैं सेक्शन उठाएंगे, कोई पॉइंट उठाएंगे, उस पॉइंट ब्लॉक जो होगा उस पर कितने जनरल कंडीशन में स्ट्रेसेस लग सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं नोटेशन हम क्या यूज करते हैं इस स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस होता है और क्या होता है, शेयर स्ट्रेस होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस को बेसिकली देखिए हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, सिग्मा से हमको रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था नॉर्मल स्ट्रेस को। और क्या होता है कि एक यहाँ पे जो है ऐसे ब्लॉक, एक वन टर्म यहाँ रहता है, एक ये रहता है, 2 टर्म हम यूज करते हैं शेयर्स को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, पहला टर्म जो होता है, जो वन टर्म है, वो बेसिकली क्या बताता है कि ये किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है।
ठीक है, ये वो बताता है वो किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है, और किसी प्लेन की डायरेक्शन क्या होती है वो भी बेसिकली राइट एंड थंब रूल से याद। जैसे प्लेन है, ठीक है, थंब रूल तो कहना गलत होगा, नॉर्मल टू द प्लेन से आती है। ये प्लेन है, इसका नॉर्मल ये है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक्स एक्सिस है, और अगर ये प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस है तो इस प्लेन की डायरेक्शन क्या हम बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, ठीक। और वही फिर दूसरा क्या होता है, वो फोर्स लग किस डायरेक्शन में रहा है, जो सेकंड टर्म होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, ठीक है। पहले तो प्लेन की डायरेक्शन क्या है वो हमें पता चल जाएगी इससे। अब इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या हो सकती है, एक ये हो सकती है फोर्स की डायरेक्शन, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये एक्स डायरेक्शन लिखेंगे। अगर एक फोर्स ऐसे लग सकता है वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड के अलोंग लग सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम सिग्मा की डायरेक्शन लिखते हैं। अगला आता है क्या, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को मैंने आपको क्या बताया, हम टाउ से नोट करते हैं। और यहां भी क्या होता है, सिमिलर वे में हम दो चीजों का यूज करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या बताता है, पहला बताता है प्लेन, बताता है कौन से प्लेन पे एक्ट कर रहा है। दूसरा क्या बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। देखिए सपोज करिए हमारे पास ये एलिमेंट है, हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ये ऐसे एक फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, समझ रहे हैं, ये फोर्स अगर हमारा ऐसे लग रहा है कोई, ठीक है, सपोज करते हैं हमारा फोर्स कोई ऐसे लग रहा है, सिग्मा नॉर्मल पे लग रहा है, इस प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये नॉर्मल है, ठीक। तो इस पे नॉर्मल लग रहा है कि इस प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी, क्या है इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस है क्या, तो हम यहाँ एक्स लिखेंगे, इस प्लेन की डायरेक्शन एक्स है। और फिर ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसे भी हम एक्स लिखेंगे, समझे। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा नॉर्मल को, इस नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या बताएंगे, ये सिग्मा एक्स एक्स है, ठीक। चलिए सिमिलरली हम एक एग्जांपल लेते हैं शेयर का। सपोज करें हम ये ऊपर वाला प्लेन कंसीडर करते हैं, ठीक, और हम इस पे अब एक बताते हैं कि हमारा यहाँ पे एक शेयर लग रहा है इस तरह का, ठीक है। तो ये जो शेयर लग रहा है वो किस प्लेन पे लग रहा है, इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, ऐसे है क्या, वाई एक्सिस है क्या, ये इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, तो इस प्लेन की डायरेक्शन हो गई वाई, ठीक। अब ये शेयर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लग रहा है क्या, ऐसे तो एक्स की डायरेक्शन है, तो हो जाएगा टाउ वाई एक्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया कैसे हम शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन बताते हैं, कैसे नॉर्मल स्ट्रेस की डायरेक्शन हम डिनोट कैसे करते हैं। देखिए वही यहाँ पे बताया गया, जैसे सिग्मा एक्स एक्स बताया गया था, इसको कहेंगे, इस वाले को क्या कहेंगे, टाउ वाई एक्स। सिमिलरली ये आप निकालेंगे तो टाउ एक्स वाई आएगा, ये आएगा सिग्मा वाई वाई। या अपने आप से एक बार करके थोड़ा आराम से स्लाइड रोक के आप करिएगा इसको, और जब आपको फील आ जाए तब आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ टफ नहीं है। पहला टर्म जो होता है वो क्या डिनोट करता है, वो बताता है कि प्लेन पे लग रहा है, प्लेन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, उसके नॉर्मल से डिसाइड होती है। दूसरा टर्म क्या बता रहा है, दूसरा टर्म बता रहा है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो बस इस तरह से आप उसका एनोटेशन करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें कोई जनरल लोडिंग कंडीशन के लिए निकालना है, तो नाउ वी कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ मटेरियल। हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे किसी मटेरियल का विच इज सब्जेक्टेड टू 3D लोडिंग, ठीक है। ये सपोज करिए हमारे पास ये एलिमेंट है, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको ये कोई प्लेन ऐसे दे दिया जाए तो इस पे एक प्लेन पे कितने फोर्स लेंगे, एक लगेगा इस पे नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, जो कि सिग्मा हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा क्या लग सकता है, शेयर स्ट्रेस लग सकता है। शेयर स्ट्रेस कैसे लग सकता है, अब देखिए इस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस दो तरीके से लग सकता है, अगर हम 3D कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं तो अभी आपने देखा भी था, एक नॉर्मल हो गया, शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एक अलोंग द प्लेन इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए जनरली हम क्या लेते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और आउट ऑफ द प्लेन को जनरली हम जेड डायरेक्शन से नोट करते हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं ये कन्फिगरेशन लेके आपको समझा रहा हूं। एक्स डायरेक्शन ये वाई डायरेक्शन है, और जो हमारे प्लेन से बाहर जा रही है उसे हम जेड डायरेक्शन बोलेंगे। तो देखिए एक तो इसके अंदर जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इस प्लेन के शेयर स्ट्रेस जो अलोंग द प्लेन लगेगा वाई डायरेक्शन में, वो हो जाएगा। एक शेयर स्ट्रेस क्या लगेगा, आउट ऑफ द प्लेन वाली डायरेक्शन में भी लगेगा क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी शेयर स्ट्रेस होगा। तो क्या एक प्लेन पे तीन स्ट्रेस लग रहे हैं, तो तीन, यहां कितने डिफरेंट प्लेन है, एक्स प्लेन है, वाई प्लेन है और जेड प्लेन है। इस बॉक्स में ये ध्यान से देखिए, किसी भी 3D बॉडी में मैक्सिमम प्लेन कितने होंगे, तीन प्लेन होंगे, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। तो हर प्लेन पे कितने स्ट्रेस लग रहे हैं, 3 स्ट्रेस लग रहे हैं। तो टोटल स्ट्रेस कितने हो जाएंगे, 9 स्ट्रेस हो जाएंगे क्या, वही चीज यहाँ पे दिखाई गई। देखिए हर प्लेन पे कितना, एक सिग्मा एक्स एक्स लगेगा इस पे जो बताया मैंने आउट ऑफ द प्लेन, एक वाई डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस लगेगा एक्स प्लेन पे, उसकी डिनोटेशन हो जाएगा टाउ एक्स वाई, एक जेड डायरेक्शन में लगेगा एक्स प्लेन पे जिसको हम डिनोट करेंगे टाउ एक्स जेड से, ठीक है। तो आपने देखा बेसिकली क्या, तीन स्ट्रेस आ रहे हैं हर प्लेन पे। सिमिलरली टाउ वाई वाई आएगा, और टाउ वाई जेड, टाउ वाई एक्स, सिग्मा जेड जेड, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड एक्स, ठीक।
तो ये 9 डिफरेंट स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं किसी बॉडी पे, तो वही लिखा हुआ है। एट एनी पॉइंट इनसाइड स्ट्रक्चर देयर आर 9 स्ट्रेसेस कंपोनेंट, ठीक है, देयर आर 9 स्ट्रेस कंपोनेंट, नेमली क्या क्या, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ जेड एक्स, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई जेड, टाउ जेड वाई। देखिए क्या है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की, लेकिन क्या होता है ये सबकी अपनी ग्रास्पिंग स्पीड होती है, कई लोग पहली बार पढ़ते हैं तो उनको चीजों को एसिमुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको इस चीजों को थोड़ा फील कम आ रहा हो कि एक्स क्या है वाई क्या है, तो आप इन चीजों को यहीं रोके और अपने आप से ये ब्लॉक पूरा बनाएं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं हर एक चीज आपको एक बेसिक एक्सप्लेन करके उसके एनालॉजी जो चीज आ रही है वो डायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि उससे आपका टाइम सेव होता है। आप क्या करते हैं, अगर आपको उसमें क्लियरेंस नहीं आ रहा है तो आप इसको रोकिए, ब्लॉक आप अपने आप से बनाइए और हर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आ रहा है उसका आप करिए, डायरेक्शन लिखिए कि सिग्मा एक्स एक्स है कि टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स जेड है, टाउ वाई जेड है, क्या है वो आप इसको बनाइए। और मैं रिकमेंड करूंगा आप रोक के से जरूर बनाइए, रीजन क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आगे और इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो आपको कंफ्यूजन ने फर्दर प्रोपोगेट करेगी, ठीक है। तो इसको आप रोकिएगा, खुद से बनाइएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एनी पॉइंट इनसाइड स्ट्रक्चर देयर आर 9 स्ट्रेस कंपोनेंट, नेमली सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ जेड एक्स, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई जेड एंड टाउ जेड वाई। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, कंप्लीमेंट्री नेचर ऑफ शियर स्ट्रेस। उसमें आपको क्या पता चला था, ये जैसे एक टाउ एक्स वाई किसके बराबर होगा, टाउ वाई एक्स के, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, टाउ जेड एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टाउ एक्स जेड के। इस तरह आपने अभी पढ़ा था ना कि इसमें क्या हो जाएगा, बट फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, टाउ वाई एक्स एंड टाउ एक्स जेड इक्वल टू ये दिस। वैसे तो सारे बराबर हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या होता है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे होता तो सब बराबर होते, लेकिन अगर आप जनरल कंडीशन की बात करें तो क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट प्लेन पे तो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बट फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ शियर स्ट्रेस व्हाट वी गॉट, क्योंकि आपने तो क्या अभी पढ़ा था कि आपने अभी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ शियर स्ट्रेस में क्या पढ़ा था कि किसी अगर ये प्लेन है, ये यहाँ पे आपने जो प्लेन लिया है ये परपेंडिकुलर प्लेन है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या बताता था कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर होंगे। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ जेड एक्स इक्वल टू टाउ वाई जेड। तो आपने समझा मैंने क्या बोला, देख डिफरेंट स्ट्रेसेस कितने होंगे वो आपको मैंने बता दिया, आप निकाल के देख लीजिए। और क्या आपको करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, दूसरी चीज आपको जो स्ट्रेसेस कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ शियर स्ट्रेस से बराबर आएंगे वो एक ही होंगे। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि डिस्टिंक्ट कितने होंगे। Thus at any point in the general stress condition we have only 6 distinct stresses। क्यों, क्योंकि जो बाकी 6 हैं उनमें से 3 और 3 एक दूसरे के बराबर हैं। तो डिस्टिंक्ट कितने हुए, एक तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड हो गए, दूसरे क्या हो गए, टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स, तो कोई एक ही लेंगे हम। टाउ जेड एक्स इक्वल टू टाउ एक्स जेड तो भी कोई एक लेंगे, टाउ वाई जेड इक्वल टू टाउ जेड वाई तो उसमें से भी कोई एक लेंगे। तो आउट ऑफ विच 3 आर नॉर्मल एंड 3 आर शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। ये था स्ट्रेसेस इन जनरल लोडिंग कंडीशन, ठीक है। अब अपने स्ट्रेस के बारे में जो बेसिक टर्म्स है वो समझ लिए, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का आया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिक क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल ऑफ डिफॉर्म बॉडीज, मैकेनिकल ऑफ डिफॉर्म बॉडीज में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिक सॉलिड, इलास्टिक सॉलिड में भी हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, लीनियर इलास्टिक सॉलिड। फिर लीनियर इलास्टिक सॉलिड क्या है, जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या लोड डिफॉर्मेशन कर्व लीनियर होता है। फिर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन और ये दो नए टर्म दिखे, तो मैंने भी आपको स्ट्रेस के बारे में बताया। मैंने स्ट्रेस के बारे में क्या बताया, स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, कितने तरह के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शियर स्ट्रेस का कंप्लीमेंट्री नेचर क्या होता है, और जनरल कंडीशन में कितने स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम सीखते हैं स्ट्रेन क्या होता है। देखिए कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन पढ़ते हैं। क्या है कि इफ ए बार इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट लोड, किसी बार पे जैसे मान लीजिए ये बार है, इस पे मैंने ये डायरेक्ट लोड लाके इसको खींचा, ठीक है, तो क्या होगा, इफ ए बार इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड हेंस ड्यू टू स्ट्रेस द बार विल चेंज इन लेंथ, ठीक है, hence due to stress the bar will change in length. If the bar has original length L and changes by amount delta L, ठीक है, the strain produced is defined as, if a bar is subjected to direct load and hence due to stress the bar will change in length. If the bar has original length L and changes by an amount delta L, the strain produced is defined as follows, ठीक है। strain क्या हो जाएगा, change in length upon original length। तो strain को हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने बार लिया, हमने इस पे फोर्स लगा के खींचा इसको, अब इस पे फोर्स लगाने से क्या हुआ कि ये यहाँ पे डिफॉर्मेशन आया, वो डिफॉर्मेशन कितना आया, डेल्टा एल हुआ मान लो, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। एल नॉट या एल ले दीजिए, एल क्या है, वो बेसिकली ओरिजिनल लेंथ है, ठीक। ये होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन बेसिकली, ठीक है।
आपको यहां से समझ में आ गया, वहां आपने स्ट्रेस में क्या देखा था कि क्या होती है यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। तो स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, समझ रहे हैं, स्ट्रेन क्या होता है, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल एंड इज ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। ये क्या है, नॉन डायमेंशनल, इसकी क्या यूनिट क्या है, मीटर अपॉन मीटर, कट गया, बचा क्या, कुछ नहीं, तो ये नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट्स, ठीक, इट इज सिंपली रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट, ठीक, ये चीज आपको बतानी थी मुझे स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। ये देख लीजिए, बेसिकली मैं क्या बोल रहा था वो यहाँ पे फिगर बना के आपको दिखाया गया है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे एक फोर्स है P लग रहा है बार के अलाउंग, जो इसको खींच रहा है, इस बार की वजह से इसकी लेंथ कितना बढ़ गई, इसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इसका पहले लेंथ थी एल नॉट, अब डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई, तो इसका स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, ये होगा हमारा डायरेक्ट स्ट्रेन, बेसिकली लीनियर स्ट्रेन से कहते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस की तरह होता था वो है। देखिए साइन कन्वेंशन स्ट्रेन में क्या लेंगे आप, टेंसाइल स्ट्रेन्स आर पॉजिटिव वेयरएज कंप्रेसिव स्ट्रेन्स आर नेगेटिव। कोई भी चीज अगर टेंसाइल हो रही है वो बढ़ रही है तो उसका जो स्ट्रेन आएगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डेल्टा एल बढ़ रहा है, और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन है तो डेल्टा एल घट रहा है तो उसे हम नेगेटिव स्ट्रेन लेंगे, ठीक है। अगले पे आते हैं। अच्छा क्या बोल रहा है, द स्ट्रेन डिफाइंड अर्लियर इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है, क्योंकि बात जाहिर सी बात है कि नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन बोलेंगे, और द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ लेट अस डिफाइन शियर स्ट्रेन। आपने ऐसे अब नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से पढ़ लिया आपने नॉर्मल स्ट्रेन, आपने शियर स्ट्रेस भी पढ़ा था, उसकी वजह से भी कोई स्ट्रेन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेन कहेंगे। तो समझते हैं शियर स्ट्रेन क्या है। देखिए एन एलिमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू ए शियर स्ट्रेस experiences a deformation as shown in the figure। कौन से फिगर में, इस वाले फिगर में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको ये बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो जूम करते हैं, हम आपको इसको बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। अब आपको शायद एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब किसी बॉडी पे शियर स्ट्रेस लगता है तो उसमें क्या होता है, बॉडी में इस तरह का डिफॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस ऐसे लगा तो बॉडी क्या होगी, ऐसे, जैसे यहाँ पे देखिए कैसा लग रहा है शियर स्ट्रेस, इस वाले प्लेन को आप देखिए यहाँ पे कैसा लग रहा है, यहाँ पे बॉडी को ऐसे दबा रहा है वो, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, बॉडी इसी ऐसे हो जाएगी, सिमिलरली नीचे ऐसे हो जाएगी, तो शियर स्ट्रेस क्या बॉडी को ऐसे डिफॉर्म कर देगा। तो इसके बीच का जो एंगल बनता है, जो उसके दो पॉजिटिव फेसेस के बीच में जो एंगल बनता है डिफॉर्मेशन के बाद, जैसे क्या बना यहाँ पे 5 गामा बना, क्या गामा क्या होगा 5/2 + 5/2, क्या 5 के बराबर होगा गामा, 5/2 यहाँ बना, क्या दिख रहा है कि नहीं, आपको नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव फेसेस के जो बीच में जो डिफॉर्मेशन, जैसे पहले पॉजिटिव फेज ये था, अब पॉजिटिव फेज ये हो गया, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे बॉडी पहले ऐसी थी, ठीक, अब बॉडी क्या हो गई, ऐसी हो गई, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बीच का डिफॉर्मेशन जो हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। बेसिकली शियर स्ट्रेन किसके बराबर हो गया, यहाँ पे डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है 5/2 का, यहाँ पे कितना हो रहा है 5/2 का, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया, क्या उसी गामा को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा इस तरह से भी लग सकता था कि किसी ब्लॉक पे ऐसे फिक्स ब्लॉक रखा गया, ऐसे कोई प्लेन होता इसके ऊपर ब्लॉक रखा गया है और ऊपर से फोर्स लगा देता और फिर क्या होता, बॉडी ऐसे डिफॉर्म हो जाती। तो इसके पॉजिटिव फेस क्या थे, फिर पॉजिटिव फेस वही थे, उनके बीच का एंगल कितना बना गामा। तो बेसिकली क्या होता है, टू परपेंडिकुलर पॉजिटिव फेजेस के बीच का जो एंगल बनता है शेयर स्ट्रेस लगने की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखिए, द टेंजेंट ऑफ द एंगल थ्रू विच टू एडजेसेंट साइड्स रोटेट रिलेटिव टू देयर इनिशियल पोजीशन इज टर्म्ड एज शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, जो मैंने आपको बताया, सॉरी, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, जो टेंजेंट होगा एंगल का इसका, in which two adjacent sides rotate relative to their initial position is termed as shear strain। देखिए होता तो टेंजेंट है, लेकिन क्या होता है ये डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होते हैं, छोटे होते हैं। तो आपको पता है जब थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा इक्वल टू हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली वो एंगल ही हो जाता है बेसिकली। तो वही लिखा गया, इन मेनी केस द एंगल इज वेरी स्मॉल एंड द एंगल इटसेल्फ इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टेंजेंट, सो गामा इज इक्वल टू एंगल AOB माइनस A डैश O डैश B डैश, यही हो जाएगा शेयर स्ट्रेन। ये आपको भी आपने देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, ये चीज आपने देखी थी फिर से देख लीजिए। तो शेयर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल होता है लेकिन एंगल अगर छोटा है तो थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो इस तरह गामा इक्वल टू tan गामा। तो गामा कितना हो जाएगा, AOB पहले ये साइड थी, अब क्या हो गई A डैश O और B डैश, एंगल AOB माइनस एंगल A डैश O डैश B डैश, इसी को हम कहेंगे शेयर स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखिए क्या क्या पढ़ लिया, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। आपने पढ़ लिया सबसे पहले कि
सबसे पहले आपने पढ़ा कि स्ट्रेंथ ऑफ, आप पढ़ क्या रहे हैं, आपने पढ़ा कि क्लासिकल मैकेनिक्स का जो डिवीजन है उस क्लासिकल मैकेनिक्स में आप मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज पढ़ रहे हैं, और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज में भी क्या, अभी आप सॉलिड बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड बॉडीज में भी आप क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिक बॉडीज में पढ़ रहे हैं। इलास्टिक भी दो तरह की थी, लीनियर नॉन लीनियर, उसमें आप लीनियर के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपने ये देखा कि लीनियर क्या होता है, जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लीनियर मतलब वो होता है लीनियर, उसी को कहते हैं हम लीनियर इलास्टिक बॉडीज। तो अब पहले आपको स्ट्रेस स्ट्रेन टर्म जानना जरूरी था, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड बेसिक चीजें जो भी थी वो आपको बता दी गई। स्ट्रेस दो होते हैं, नॉर्मल होते हैं, शेयर स्ट्रेस होते हैं। नॉर्मल कौन से होते हैं, जो परपेंडिकुलर प्लेन लगते हैं, और अलोंग द प्लेन जो लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस कहते हैं। इनका साइन कन्वेंशन क्या होता है वो हमने आपको ही बताया नहीं, वो हम आगे बताएंगे। बेसिकली साइन कन्वेंशन कुछ होता नहीं है, आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे। लेकिन आपको क्या समझ में आ गया इससे, आपको समझ में आ गया कि उसका नोटेशन क्या था, कितने तरीके से लग सकते हैं, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेन। फिर हमारे स्ट्रेन की, और स्ट्रेन भी आपने समझा क्या होता है, और नॉर्मल और शेयर स्ट्रेन क्या होते हैं वो भी आपने समझ लिया। एक चीज जो बची है, जगह स्ट्रेन में मैंने डायरेक्शन आपको बता दिया था, अब हम आपको क्या करते हैं, स्ट्रेस में भी आपको डायरेक्शन बता देते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जब हम स्ट्रेस पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था, वन प्लेन को इंट्रोड्यूस करता है, टू क्या डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करता है। अब अगर प्लेन की डायरेक्शन क्या होती है, अगर ये देखिए आपकी ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर आप बीच में रख दें इस प्लेन के, समझ रहे हैं, इस तरह कुछ कर दें, ठीक है, इस तरह प्लेन के बीच में आप कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लें, ठीक है, इस तरह ऐसे, ठीक। तो जो इधर वाला पोर्शन है, जो राइट साइड वाला पोर्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्लेन कहते हैं, और जो पीछे वाला पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव प्लेन कहते हैं। तो ये क्या हो जाती है, ये वन जो होता है प्लेन की भी पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। और टू क्या है, वो फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स अगर अलोंग द प्लेन ऐसे लग रहा होगा तो पॉजिटिव फोर्स होगा, अगर ऐसे लग रहा होगा तो निगेटिव रहेगा। तो ये फिर क्या होती है, दूसरी फोर्स की डायरेक्शन हो जाती है। अच्छा, अगर इनकी जो डायरेक्शंस होती हैं, उनका जो साइंस होते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन से जो चीज आती है वही क्या होती है, शेयर स्ट्रेस की साइन होती है। समझिए, अगर पॉजिटिव प्लेन है और पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव प्लेन है निगेटिव डायरेक्शन है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव प्लेन है पॉजिटिव डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव प्लेन है निगेटिव डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये क्या, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वो आपको जनरल लोडिंग कंडीशन जो आपको मैंने बताई थी, तो उसमें आप पॉजिटिव निगेटिव आराम समझ सकते हैं। इसमें से ये था, तो इसमें अगर इस प्लेन पे तरफ आप देखेंगे, यही देख लीजिए आप, इसमें अगर इस प्लेन पे ये क्या दिखाया गया, ये सब पॉजिटिव डिनोट किए गए हैं। इधर वाले प्लेन पे अगर ऐसे स्ट्रेस लगता तो ये क्या होता, फिर ये निगेटिव प्लेन पे क्या पॉजिटिव डायरेक्शन होता, तो ये निगेटिव माना जाता है, इसकी माइनस निगेटिव माइनस टाउ होता है ये, ठीक है, इसकी डायरेक्शन डायमेंशन निगेटिव होती। लेकिन इसी पे क्या कहते हैं, अगर ये ऐसे लग रहा होता तो ये निगेटिव प्लेन है, निगेटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस पे लग रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बेसिकली साइन कन्वेंशन होता है स्ट्रेस का, जो स्ट्रेन का जो मैंने आपको बताया, इसे आप डिटेल में भी और पढ़ेंगे। बट बेसिक जो इस इंट्रोडक्शन चैप्टर का मतलब पर्पस था, आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बेसिक टर्मिनोलॉजी से अवेयर कराना था, और कितने तरह के होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब आपने देख लिया। तो आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गए स्ट्रेस के और स्ट्रेन के, ठीक है। बेसिकली स्ट्रेन में भी आपने क्या देखा, एक था नॉर्मल स्ट्रेन, दूसरा था शेयर स्ट्रेन। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। अब हमने जान लिया बेसिक टर्मिनोलॉजी, अब उस टर्मिनोलॉजी का यूज करके हम जो बेसिक प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं थ्रू आउट द चैप्टर, उनके जो बेसिक जितने भी टर्म्स है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।